हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कल डिस्कस किए थे शिक्षण की नवीन विधाएं, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और आप सभी को बताना है कि शिक्षण की नवीन विधाएं हैं वो कितनी है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका शिक्षण की नवीन विधाएं क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि शिक्षण की नवीन विधाएं क्या है, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपके, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा आपकी कितनी विधाएं हैं, 7 विधा है, नवीन विधाएं, ठीक है, जिसमें हमने बाल केंद्रित शिक्षण उपागम का अर्थ डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जितने भी नवीन विधाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। जो बाल केंद्रित हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, बाल केंद्रित क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में अर्थ क्या है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, हमने बहुत ही इसका महत्व क्या है। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो क्रिया यानी एक्टिविटी या गतिविधि हम जिसे कहते हैं ये है क्या, ठीक है। नाम से पता चलता है ना कि एक्टिविटी करा के उसके द्वारा सीखना। तो शिक्षण पद्धति को अधिक से अधिक गतिविधि आधारित बनाने से बच्चों में रुचि बनाए रखने एवं उनमें तार्किक ढंग से समझ विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की नवीन विधाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ये तो बिल्कुल 100% बात सही है, ठीक है। जैसे कि हमने सुबह आज तर्क के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि शिक्षण पद्धति को अधिक से अधिक गतिविधि आधारित बनाने, बच्चों में रुचि बनाए रखने एवं उनमें तार्किक ढंग से समझ विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की नवीन विधाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। जैसे कि बच्चों के व्यवहार, व्यक्तित्व, विद्यालय एवं कक्ष में उनकी सहभागिता, पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता, स्कूल में नियमितता यानी डेली जाना एवं स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता की भावना विकसित हो रही है। इसके विपरीत कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चे विद्यालय के और रुचिकर वातावरण यानी शिक्षण अधिगम की जटिल विधि, उपेक्षित व्यवहार आदि के कारण विद्यालय आना छोड़ देते हैं। बहुत सही बात है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 100% सही बात है। आपके घर अगर छोटे छोटे बच्चे भी होंगे तो आपने देखा भी होगा, 2 बच्चे होंगे, ठीक है, एक दूसरे स्कूल में पढ़ता होगा और एक दूसरे स्कूल में पढ़ता होगा। ऐसा होता होगा कि जो एक बालक है वो डेली स्कूल जाता है और उसको जो भी होमवर्क मिलता है वो करता भी है। लेकिन अगर हम दूसरे बालक की बात करें तो वो नहीं करता है, स्कूल जाने से मना करता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यही होता है कि उसको स्कूल में क्या होता है कि उसको डराया जाता है, उसको बोला जाता है कि हाँ, अगर आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो आपको ये दंड दिया जाएगा। तो बच्चे उस कमी में नहीं है, बच्चे बल्कि उस स्कूल वाले में कमी है कि वो डराते हैं। हाँ, होमवर्क देना चाहिए, लेकिन उसका भी कुछ नियम है। उसका नियम होता है कि आप बहुत ही प्रेम भाव से उनको समझाएंगे, और जब आप रुचिकर एक्टिविटी कराकर गतिविधि आधारित पर आप जब कुछ पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा, और जब उनको समझ में आएगा तो 100% तय बात है ना कि वो अपना होमवर्क करके आएंगे। और जब आप खेल के द्वारा कुछ पढ़ाते हो तो उनकी रुचि आती है, फिर वो घर रहना पसंद नहीं करते हैं, स्कूल डेली आते हैं। तो ये जो आपका गतिविधि है, एक्टिविटी है, बहुत ही अहम रोल होता है। और प्राथमिक जो विद्यालय होता है उसमें बहुत ही इसका अहम रोल होता है, ठीक है। आप भी शिक्षक बन रहे हो, आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आप इस तरीके से एक्टिविटी करा के, गतिविधि करा के आप पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ा हो गया, ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि पहाड़ा एक ही बालक उठ के पूरा 1 से 20 तक सुनाएगा, ऐसा नहीं कराना चाहिए। पहाड़ा पढ़ाने का एक तरीका होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लाइन में बैठे होते हैं, तो इसका एक तरीका होता है कि बच्चे उठ के पहले एक बच्चा बोलेगा 2,
तो 2 2 जा कितना होता है 4। तो तीसरा बच्चा बोलेगा, इससे क्या होता है उनका जो डर होता है वो ना खत्म होता है और उनको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाता है। फिर आप एक बार में उनसे सुनेंगे तो वो आसानी के साथ बता सकते हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटी या खेल द्वारा आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये हमने बहुत ही आसान से समझ लिया कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने अपने लैंग्वेज में आप सभी को बताया ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमें इसके कारणों को खोज करके और शिक्षण कार्य प्रक्रिया में परंपरागत तरीके से हटकर नए ढंग से शिक्षण कार्य कराना होगा। और जैसे रूसो का कथन है, सबसे महत्वपूर्ण रूसो का कथन जो है कि रूसो का क्या कथन है कि यदि आप अपने छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो, ठीक है, रूसो का स्टेटमेंट है कि अगर आप एक स्टूडेंट्स के बुद्धि का विकास करना चाहते हो तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है। यानी आपको उस शक्ति का विकास करना है कि जिसको वह नियंत्रित कर सके। उसको बुद्धिमान व तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे स्वस्थ बनना बेहद ही जरूरी है। स्वस्थ रहेगा तभी वो कुछ सीख पाएगा, करेगा, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वैसे ही स्कूल को चले जाते हैं ना, मतलब कि कुछ भी नहीं करते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो वो तो उनके डिपेंड घर वाले पे करते हैं ना कि वो किस तरीके से भेजते हैं। तो इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर वालों का। ठीक है, अगर वो घर पे अच्छे से रहेंगे तो वो स्कूल में भी अच्छे से रहेंगे। तो रूसो का जो स्टेटमेंट है कि यदि आप अपने छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हो तो उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिससे वह इसको नियंत्रित करना है, जैसे कि बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए उसे स्वस्थ बनाना बेहद ही जरूरी है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो गतिविधि है, क्रिया पर आधारित जो शिक्षण है, इसका उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न आता है कि क्रिया पर आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना कि बाल केंद्रित पर आधारित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, उसी प्रकार जो आपका क्रिया पर आधारित यानी गतिविधि पर आधारित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है कि कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करना। ठीक है, यानी एक्टिविटी कराना ताकि वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी पाठ्य वस्तु को बहुत ही आसानी के साथ समझ सके। उसी प्रकार अगर हम दूसरा टॉपिक बोले तो दूसरा जो है वो है शैक्षिक गतिविधि यानी क्रियाकलापों से परिचित कराना। तीसरा, गतिविधि के द्वारा अनेक दक्षताओं का विकास करना। शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाना। खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सीखना। बच्चों की रुचियां, मनोवृत्तियां व स्तर को देखते हुए समझते हुए शिक्षण कराना और कक्षा में सुचारू संचालन में सहायक और बच्चों में सक्रियता का विकास करना। तो फ्रेंड्स ये क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है कि शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाना। जो एक्टिविटी कराया जाता है इसीलिए कराया जाता है ताकि शिक्षण अगर रुचिकर बनेगा तो वो आसानी से जो बालक रहेगा वो सक्रिय रहेगा। ठीक है, उसमें रुचि लेगा और वो अनेक क्रियाकलाप आसानी के साथ कर सकते हो। तो सबसे मेन उसमें पॉइंट क्या है, शिक्षण को रोचक बनाना। और कैसे बनेगा, एक्टिविटी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ जानते हैं कि यानी क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है। तो क्रियापरक विधि का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। और छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जैसे क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है ना। जब उसके पास कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा तो कोई काम ही नहीं करेंगे। तो यही है कि छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। और छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं। इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र की क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक तथा दूसरा मानसिक। ठीक है, गतिविधि भी करेगा तो उसके शारीरिक तथा मानसिक दोनों का ही नीड्स होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आत्मक्रिया एवं आत्म अभिव्यक्ति इसके क्या है, प्रमुख अंग माने जाते हैं। यानी आत्मक्रिया और आत्म अभिव्यक्ति उन सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन तथा मनोयोग सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, वो क्या कहलाती है, गतिविधि कहलाती है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है गतिविधि किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि सभी क्रियाओं के द्वारा जिनमें बच्चे रुचिपूर्वक, जिज्ञासा,
कौतूहल, लगन तथा मनोयोग से सक्रिय रहकर किसी कार्य को सीखते हैं उसे हम गतिविधि कहते हैं या गतिविधि कहलाती है। या फिर आप लिख सकते हो गतिविधि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चों में रुचि ले। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट्स को बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। अब देखिए परिभाषा हम जान लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, परिभाषा यानी जो आपके मनोवैज्ञानिक है वो है सोइन चेन के अनुसार। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं कि क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है। ठीक है, क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय की शिक्षण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। यानी जो इनका कहने का एम से उद्देश्य ये कहना चाहते हैं कि जो क्रियापरक विधि है यानी जो गतिविधि आधारित शिक्षण विधि है, इसका प्रयोग उस टाइम किया जाता है, उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण यानी जब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है उस शिक्षण के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया कराई जाती है ताकि उस सब्जेक्ट को, जो उस सब्जेक्ट का लक्ष्य है एम से, उसे आसानी के साथ समझे। उसे हम एक्टिविटी यानी कुछ क्रियाएं करवाते हैं ताकि उनको आसानी के साथ समझ में आ सके और वो बहुत ही रोचक ढंग से वो उस सब्जेक्ट या जो भी उसमें एम से उद्देश्य है उनको समझ सके। ठीक है, तो ये किनके अनुसार है, तो सोइन चेन के अनुसार है। अब देखिए गतिविधि का श्रेणीकरण, ये आपने देखा भी होगा, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो गतिविधि का श्रेणीकरण यानी एक तो होता है शारीरिक गतिविधि। ठीक है, शारीरिक गतिविधि में आपका क्या आ जाता है, इस शारीरिक गतिविधि से हम कौन कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक तो होता है कदम ताल। ठीक है, आपने कदम ताल भी किया होगा, पीटी भी किया होगा, हाथ ऊपर नीचे कराना, उछल कूद, और यह हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मानसिक गतिविधि यानी चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप, वर्ग पहेली पूछना, लेखन करना, भाषण देना। इससे क्या होता है, मानसिक एक्टिविटी कराना चाहिए। यानी जो गतिविधि का श्रेणी होता है वो कितने प्रकार का होता है, एक तो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा, जो गतिविधि श्रेणीकरण होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा जो होता है वो होता है शारीरिक एवं मानसिक दोनों। शारीरिक एवं मानसिक जो होता है इसमें पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना, वर्ग कूद, अक्षर, ये सभी आपका आ जाता है। तो फ्रेंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, गतिविधि का आधारित श्रेणीकरण यानी पहला तो शारीरिक गतिविधि, दूसरा मानसिक गतिविधि और तीसरा शारीरिक एवं मानसिक दोनों। ठीक है, अब देखिए गतिविधि 1, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कुछ एक्टिविटी, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से, आपको भी क्या है ना, रोचकता आएगी, तभी तो आप पढ़ेंगे, है ना। तो प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को शारीरिक गतिविधियों से संबंधित गतिविधि कराए। प्रशिक्षु कौन है, जो प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं को यानी प्रशिक्षु आप हैं। तो चलिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ताली दो भाई ताली दो, ताली दो भाई ताली दो, आगे आगे ताली दो, पीछे पीछे ताली दो, बाएं बाएं ताली दो, दाएं दाएं ताली दो, ऊपर ऊपर ताली दो, नीचे नीचे ताली दो। क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो आप एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप भी अपने प्राथमिक स्कूल में जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आप इस एक्टिविटी को जरूर फॉलो करना। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए अभी, क्योंकि उस टाइम काम आएगा। तो पहले तो आप एक लाइन से खड़ा करा लेंगे, है ना, दूरी पर, और फिर क्या कहेंगे, ताली दो भाई ताली दो। तो सब अपना हाथ ऊपर करके और ताली बजाएंगे। फिर आगे आगे ताली, यानी सब क्या करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे और ताली बजाएंगे। फिर जब आप बोलेंगे पीछे पीछे ताली दो, तो फिर पीछे हटके वो ताली बजाएंगे। बाएं ताली दो तो वो बाएं मुड़ेंगे, दाएं तो दाएं, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। इससे आप खुद इसे देखो, एक तो इनमें एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
वो अपना सबसे पहले तो शारीरिक, जैसे कि हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, उनको पता है ना, उनका मानसिक प्रयोग, उनके मानसिक जो क्षमता है, उनको ये पता चल रहा है कि दाएं बाएं। अब किसी को दाएं बाएं नहीं समझ में आया तो वो साफ बात है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, अपना मानसिक यानी अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपका दोनों ही आता है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही। ठीक है, अब देखिए ये तो गतिविधि फर्स्ट है। गतिविधि सेकंड, यानी आप प्रतिदिन अपने घरों में, बाजार में, स्कूल में, मंदिर में सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे, है ना, आप चढ़ते ही होंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो काउंट करके चढ़ते हैं, और शायद आप भी चढ़ते होंगे, है ना, काउंट करके चढ़ते हैं। तो आपके मन में कभी कभी आता होगा कि कितनी ज्यादा सीढ़ियां या कम है। तो क्या होता है कि इन सीढ़ियों के चढ़ने और उतरने की क्रिया के द्वारा हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले तो आप काउंट, यानी कितनी सीढ़ियां हैं आप काउंट करते हो। ठीक है, हम कितनी मिनट में चढ़ सकते हैं, तो ये क्या है, एक्टिविटी है। आप इस तरीके से भी एक्टिविटी करा सकते हो। अब हम बात करते हैं गतिविधि 3 की, यानी शिक्षक प्रशिक्षुओं के साथ चिड़िया उड़ खेल के द्वारा चिड़िया फुर, कौवा फुर, बिल्ली फुर, उड़ने वाले और न उड़ने वाले पशु पक्षियों की जानकारी कराकर उन्हें भावी शिक्षक के रूप में कक्षा को रोचक बनाकर रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण कराने की विधा से परिचित करा सकती है। तो ये तो बहुत ही पुराना खेल है, हमने तो खेला है, अब पता नहीं आपने खेला है या नहीं, ये आप जानते होंगे, है ना। अब देखिए कि चर्चा के उपरांत यह ज्ञात होता है कि पहली गतिविधि शारीरिक, दूसरी शारीरिक व मानसिक दोनों पर ही आधारित, तीसरी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। इस प्रकार इन गतिविधियों के द्वारा बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, कुछ बिंदु उभर कर सामने आती है। यानी अगर आप 3 एक्टिविटी अगर आप ये कराते हो तो उससे क्या क्या सीखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहला तो आप देख सकते हो कि शारीरिक क्षमता का विकास होता है, और आगे पीछे ऊपर नीचे का ज्ञान होता है। ठीक है, गिसाव का ज्ञान होता है, दाएं बाएं का ज्ञान होता है, गिनती के बढ़ते और उतरते क्रम का ज्ञान होता है, जोड़ और घटाने का ज्ञान होता है, सक्रियता का विकास होता है, पशु पक्षी संबंधी भेद ज्ञान होता है, उड़ने वाले पक्षियों का ज्ञान होता है, न उड़ने वाले पक्षियों का ज्ञान होता है, और पशु पक्षियों के नाम की जानकारी भी होती है। तो आप देख सकते हो, अगर आप एक्टिविटी यानी आप खेल खेल में ही एक्टिविटी के द्वारा बहुत कुछ सिखा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, यानी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि कक्षा में सभी बच्चों को गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिले। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, तो आप उनको डांटिए नहीं, उनको प्रेरित करिए, है ना। दूसरा कि बच्चों में किसी प्रकार का भय ना हो और गतिविधि जो है वो रुचिकर होना चाहिए। तीसरा, गतिविधि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करती है। और जो चौथा होता है वो होता है गतिविधि बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली हो, और बच्चों को केवल शारीरिक उछल कूद ही न हो वरन उनका मानसिक अभ्यास भी होना चाहिए, और गतिविधियों के नियम लचीले हो तथा उनमें आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। तो ये क्या है, ध्यान में रखने वाले कुछ पॉइंट्स है। अब देखिए गतिविधि कराने के क्या ढंग हो सकते हैं। तो शिक्षक 3 प्रकार की गतिविधियां, जैसे कि ज्ञान व्यक्त करने वाली, ठीक है, ये क्या है, आपके गतिविधि है। शिक्षक 3 प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। एक तो ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव व्यक्त करने वाली, यानी अनुभव के द्वारा रोचकता पूर्वक वातावरण का सृजन करके सीखने की क्रिया को सहजता प्रदान कर सकता है। और ये गतिविधियां लिखित और मौखिक, एकल और सामूहिक सामग्री के साथ या सामग्री के बिना किसी भी रूप में कराई जा सकती है। अभिनय, कहानी, नाटक, कविता, हाव भाव, भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट आदि के द्वारा बहुत सारे एक्टिविटी है। ठीक है, आप करा सकती हो कोई भी गतिविधि। अब देखिए गतिविधि कैसे करें या कैसे बनाएं, यानी एक्टिविटी कैसे करें या कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी गतिविधि कैसे करें या कैसे बनाएं, हम गतिविधि कैसे करें या कक्षा में कैसे कराएं, यह प्रश्न सभी के मन में निरंतर आता रहता है और आपके मन में भी आ रहा होगा। जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया तो थोड़ा कम तो हुआ ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों में किसी बात को अभिनय या हाव भाव कहने की कला जन्मजात होती है, जबकि कुछ लोग सीख कर सिखाने का प्रयास करते हैं। गतिविधि कराने में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स यह है कि आत्मविश्वास के साथ साथ विषय की स्पष्ट समझ होना जरूरी है, तभी हम कोई गतिविधि विषय से जोड़ते हुए करा सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई गतिविधि आयोजित करने से पहले गतिविधि के दौरान बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, वितरण कैसे होगा, जैसे कि मैंने अभी टेबल्स बताया ना कि टेबल्स आप किस तरीके से एक्टिविटी के द्वारा करा सकते हो, तो आप उस तरीके से भी करा सकते हो। एक तो उनको बहुत ही अच्छे से साथ उनको याद भी हो जाएगा और सबको याद होगा, ठीक है, किसी एक को नहीं याद होगा, सबको याद होगा। और गतिविधि में सीखने का क्रम कहाँ से शुरू करना, कहाँ से विषय को समेटना, तथ्य का स्पष्ट संप्रेषण, सामग्री की उपलब्धता, प्रयोग और विभिन्न विषयों को जोड़ने की कला ही सीखने और सिखाने के आधार बन जाती है। यानी गतिविधि में क्या सिखाना है यह पहले तय करके गतिविधि का निर्माण किया जा सकता है। और गतिविधि को रोचकता से जोड़ने से उसका प्रभाव को बढ़ा देता है, लेकिन रोचकता अनायास आनी चाहिए, प्रयास पूर्वक नहीं। यानी जो रोचकता है वो पहले से ही आनी चाहिए, यानी जब आप एक्टिविटी शुरू कर रहे हो उसके पहले ही आनी चाहिए, ठीक है। ये तो आपको हो गया। अब देखिए इस गतिविधि आधारित शिक्षण विधि की जो विशेषताएं हैं ये क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो यह विधि होती है छात्र को स्वयं करके या स्वयं करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, छात्र ज्ञान अर्जन करता है। यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मगन कर देती है कि उसे ज्ञान अर्जन करते समय थकान का भी अनुभव नहीं होता है। और यह विधि शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होती है, ठीक है। यानी जो आपका गतिविधि आधारित होती है, बाल केंद्रित, जो हमने कल डिस्कस किया था, ये उसी पे आधारित होती है। और इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ्य विषय में रुचि का अनुभव करता है। और यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाती है। और यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न देकर वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन व परीक्षण को महत्व देती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब कल क्या, अब तो हम मंडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका 3 दिन ही टाइम होता है, ठीक है। तो हम मंडे को डिस्कस करेंगे रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण क्या है। तो हमने बहुत ही अच्छे से जो 2 विधाएं थे, पहला बाल केंद्रित शिक्षण और दूसरा क्रिया आधारित शिक्षण, आप इसके बारे में बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक क्वेश्चन आप सभी से फिर मैं लास्ट में पूछती हूँ कि जो गतिविधि आधारित श्रेणीकरण कितना है और कौन कौन सा है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए। Thanks for watching. Take care and best of luck.